Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Interlogers। तो आज की इस वीडियो में हम द वैदिक एज से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट वेदास। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद अमंग द फॉलोइंग। तो इन टोटल हमारे पास 4 वेद हैं जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास एंड इज एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशियंट टेक्स्ट। तो देखिए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में जो ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट एंशियंट टेक्स्ट माना जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशियंट टेक्स्ट है। द ऋग्वेद इज a set of ancient Indian texts comprising 1028 Sanskrit hymns from the Vedic period and 10,600 verses devoted to the Rigvedic deities. It is arranged in 10 volumes, also known as मंडलन्स। तो देखिए बेसिकली जो ऋग्वेद है उस वो 10 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है जिनको मंडल्स कहा जाता है, और इसमें इन टोटल 1028 संस्कृत हिम्स हैं और 10,600 वर्सेस हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रुति। तो वैदिक लिटरेचर को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज श्रुति, द लिटरेचर विच हैज बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल बाय द वर्बल ट्रांसमिशन। तो बेसिकली जो वेदास थे दे वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वर्बली, देयरफॉर इनको हम श्रुति के नाम से भी जानते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। श्रुति मीन्स टू हियर। Next question: the Vedas are considered the earliest literary records of the Indo-Aryan civilization. There are 4 Vedas: Rig Ved, Samved, Yajurved and the fourth one is। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अथर्ववेद। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए इन टोटल हमारे पास 4 वेद हैं जिसमें से फर्स्ट है हमारा ऋग्वेद, देन सामवेद, देन यजुर्वेद एंड देन Atharvaved. The Atharvaved is also known as the knowledge storehouse of the Atharvanas, the processor of everyday life. The text is the 4th Ved but has been a late addition in the Vedic scriptures of Hinduism. The text of Atharvaved is different from the Vedic Sanskrit, preserving a pre-Vedic Indo-European archaism. तो देखिए बेसिकली जो अथर्व वेद है वो एक मैजिकल स्पेल से रिलेटेड वेद है। इसमें जादू टोने के बारे में मेंशन है। मोर ओवर इसको नॉलेज स्टोर हाउस ऑफ द अथर्वंस के नाम से भी जाना जाता है। आपने ये भी ध्यान में रखना है बिकॉज इसमें डेली लाइफ को कैसे जीते हैं उसके प्रोसेसर्स भी मेंशन कर रखे हैं। ये हमारा 4th वेद है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेम अघन्या मेंशन्ड इन मैनी पैसेजेस ऑफ द ऋग्वेद रिफर्स टू। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि काउज। तो देखिए बेसिकली जो ये टर्म अघन्या है ये ऋग्वेद में काफ़ी बार मेंशन किया गया है जिसका मतलब होता है गाय यानी कि काउ से। सो अघन्य रिफर्स टू द काउ इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद इज वन ऑफ द 4 वेदास। इट कंसिस्ट ऑफ संस्कृत हिम्स एंड इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सेक्रेड वेदास। तो देखिए जो 4 सेक्रेड वेदास हैं उनमें से जो ओल्डेस्ट वेद है वो ऋग्वेद है और इसमें काफ़ी बार ये टर्म अघन्या मेंशन किया है जिसका मतलब काउज यानी कि गाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: who of the following gods was considered as war god in the Vedic pantheon? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि इंद्र। तो देखिए जो लॉर्ड इंद्र हैं इनको वॉर गॉड के नाम से काफ़ी बार मेंशन्ड है ये ऋग्वेद में, ये आपने ध्यान में रखना है। इंद्र इज नोन एज द गॉड ऑफ स्टॉर्म्स एंड वॉर्स। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी इन एंशियंट वैदिक हिंदुइज्म एंड द सुप्रीम देव यानी कि गॉड ऑफ ऋग्वेदिक स्क्रिप्चर। तो देखिए ऋग्वेदिक स्क्रिप्चर के जो सुप्रीम गॉड हैं वो लॉर्ड इंद्र माने जाते हैं। देयर आर मोर देन 250 हिम्स डिवोटेड स्पेसिफिकली टू हिम, मोर देन एनी अदर डेटी। तो देखिए अराउंड 250 हिम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड इंद्र को ही डिवोटेड हैं इन ऋग्वेद, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन: द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग द वैदिक एज प्रोहिबिटेड।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। तो देखिए जो वैदिक एज का कास्ट सिस्टम था वो ना तो इंटरकास्ट डाइनिंग को प्रोहिबिट करता था और ना ही इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रोहिबिट करता था, यानी कि इंटरकास्ट डाइनिंग एज वेल एज इंटरकास्ट मैरिज दे वर अलाउड इन द वैदिक पीरियड, यानी कि डिफरेंट कास्ट ग्रुप का एक साथ बैठकर खाना खाना एज वेल एज देयर मैरिजेस वर लीगल। द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज डिड नॉट प्रोहिबिट इंटरकास्ट डाइनिंग एंड इंटरकास्ट मैरिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सूक्त हिम्स आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेद। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के ही पार्ट हैं सूक्त हिम, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इट इज द ओल्डेस्ट वेदा दैट वाज कंपोज्ड अबाउट 3500 years ago. The ऋग्वेद includes more than 1000 hymns called as सूक्ता और well said। तो देखिए सूक्त का मतलब होता है well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses। तो बेसिकली डेटीज को ये hymns devoted हैं। These hymns were composed by the sages also called as the rishis। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जो ये हिम्स हैं इनको सेजेस और ऋषिज ने कंपोज किया था अराउंड 3500 years ago। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संहिता। तो देखिए वैदिक जो हिम्स हैं उनका जो मेन कलेक्शन है उसको संहिता के नाम से जाना जाता है। द ऋग्वेद संहिता इज द ओल्डेस्ट एक्सटेंट in the text. It is a collection of 1028 Vedic Sanskrit hymns and 10,600 verses. This we have already discussed, and these all are organized into 10 books called as mandalas। ये भी हम discuss कर चुके हैं। The hymns are dedicated to Rigvedic deities। Next question, near which river was the most of the Rigvedic civilization were situated। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरस्वती। तो देखिए सरस्वती रिवर के बैंक में मोस्ट ऑफ जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, ज़्यादातर अधिकतर जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो सरस्वती रिवर के बैंक के पास ही सिचुएटेड थी। मोस्ट ऑफ द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशंस वर सिचुएटेड नियर रिवर सरस्वती। रिवर्स काबुल, स्वात, खुर्रम, कुमाल, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज आर मेंशनड इन द ऋग्वेद में। ये रिवर्स मेंशनड हैं। प्रेज इन नदी स्तुति सूक्त ऑफ ऋग्वेद इज कॉल्ड एज हिम ऑफ प्रेज ऑफ रिवर्स। तो देखिए नदी स्तुति सूक्त भी है ऋग्वेद में जिसको प्रेज ऑफ द रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन्स सैक्रिफिशियल फॉर्मूले। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल फॉर्मूले मेंशन है, ये आपने ध्यान में रखना है, यानी कि यज्ञ से संबंधित। ओके, सो यजुर्वेद डील्स विद सैक्रिफिशियल फॉर्मूले। इट इज डिवाइडेड इनटू ब्लैक यजुर्वेद एंड वाइट यजुर्वेद। तो इसके बेसिकली 2 पार्ट्स में है, ब्लैक यजुर्वेद और वाइट यजुर्वेद। बेसिकली ये यजुनाथ से एसोसिएटेड वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द 2 असेंबलीज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड कॉल्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि समिति एंड सभा। तो देखिए समिति और सभा कहा जाता था ऑफ द 2 असेंबलीज विच वर प्रेवलेंट ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। So, Sabha denotes both the assembly of early Rigvedic period, and while Samiti was the folk assembly in which tribe people gathered for tribal business। तो देखिए सभा ये बेसिकली असेंबली हुआ करती थी ऋग्वेदिक पीरियड की, और जो समिति थी ये ट्राइबल पीपल की एक गैदरिंग हुआ करती थी जहाँ पर ये ट्राइबल बिजनेस को डिस्कस करते थे। हेयर फिलोसफिकल इशूज वर ऑल्सो डिस्कस्ड एंड इशूज रिलेटेड टू रिलीजियस सेरेमनीज एंड प्रेयर्स वर डिस्कस्ड। तो देखिए यहाँ पर फिलोसफिकल इशूज को डिस्कस किया जाता था बेस्ड ऑन रिलीजियस सेरेमनीज और प्रेयर्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होता था इन समितिज एंड सभास। ये आपने ध्यान में रखना है। समिति बेसिकली ट्राइबल पीपल यहाँ पर अपना जो बिजनेस हुआ करते था ट्राइबल बिजनेस उसको डिस्कस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद इज एसोसिएटेड विथ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से एसोसिएटेड है आयुर्वेद। अगर हम बात करें आयुर्वेद की, इट इज एसोसिएटेड विथ ऋग्वेद। गंधर्व वेद सामवेद से एसोसिएटेड है। धनुर्वेद यजुर्वेद से एसोसिएटेड है और शिल्प वेद अथर्ववेद से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉडेस आर्यनी इज द गॉडेस ऑफ डैश एज पर द ऋग्वेदिक पीरियड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि फॉरेस्ट। तो देखिए आर्यनी शी वॉज कॉल्ड एज द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट। तो जंगलों की रानी के नाम से आर्यनी जो एक वैदिक गॉडेस थी इनको जाना जाता था।
आर्यनी इज द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, वेरियस उषास इज द गॉडेस ऑफ द डॉन। तो देखिए डॉन की जो गॉडेस थी वो उसे उषा कहा जाता था, उन्हें उषा कहा जाता था। मारुत इज द पर्सोनिफाइड स्टॉर्म, को मारुत कहा जाता था। और पृथ्वी वॉज द नेम ऑफ द गॉडेस अर्थ। तो ये कुछ नेम है, इंपॉर्टेंट नेम है ऑफ द ऋग्वेदिक गॉडेस। और तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वेदांत। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि उपनिषद। तो देखिए उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता था। सो द वर्ड वेदांत मीन्स द एंड ऑफ द वेदास, यानी कि वेदों का अंत। एंड ओरिजिनली रेफर टू द उपनिषद, और इसके बाद उपनिषद सीन में आए, पिक्चर में आए हम कह सकते हैं, बिकॉज दे केम एट द लास्ट फेज ऑफ द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड के लास्ट फेज में उपनिषद का हम कह सकते हैं एक तरीके से जन्म हुआ। वेदांगास आर द लिम्स ऑफ द वेदास. They are the treatise of science and arts. The sages dwelling in the forest explained Vedic texts to their pupils in the form of Aryankas. Aryankas means the forest. ये भी हम already discuss कर चुके हैं. Aryankas is a word which is mentioned in the Vedic text which is related to फॉरेस्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि म्यूजिक और आर्ट से एसोसिएटेड है हमारा सामवेद, ये आपने ध्यान में रखना है। तो देखिए अगर हमने बात की थी ऑफ अथर्ववेद रिलेटेड टू स्पेल्स और यजुर्वेद रिलेटेड टू यजनास, और जो सामवेद है इट इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक एंड आर्ट। तो सामवेद derives its roots from समन विच मीन्स मेलोडीज। तो देखिए समन का मतलब होता है मेलोडीज, और इससे ही ये सामवेद बना है। इट इज द कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। द सामवेद which is a book of chants had 1549 hymns. All hymns excluding 75 were taken from the ऋग्वेद। तो इसमें से देखिए 75 को छोड़कर जितनी भी hymns थी ये ऋग्वेद से ली गई थी। द वेद इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। और देखिए जो ये सामवेद है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इंडियन म्यूजिक में, क्योंकि हम कह सकते हैं इट वर्क्स लाइक द रूट्स ऑफ द इंडियन म्यूजिक, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ द योग दर्शन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि, इनको योग दर्शन के फाउंडर के नाम से जाना जाता है। योग दर्शन के फाउंडर थे महर्षि पतंजलि। संख्या दर्शन के जो फाउंडर थे वो थे महर्षि कपिल। और मीमांसा दर्शन के जो फाउंडर थे महर्षि जैमिनी। वेदांत दर्शन के जो फाउंडर थे वो थे महर्षि बद्रयान। तो ये भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपने ध्यान में रखने हैं। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, संख्या दर्शन दैट इज महर्षि कपिल, मीमांसा दर्शन दैट इज महर्षि जैमिनी, एंड वेदांत दर्शन महर्षि बद्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉडेस आर्यानी इज द गॉडेस एज पर द ऋग्वेदिक पीरियड। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द आंसर इज फॉरेस्ट। आई थिंक इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। सो आर्यनी इज द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ द मंत्र फेमस एज गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वन ऑफ द फेमस मंत्र ये मेंशन्ड है, ये आपने ध्यान में रखना है। गायत्री मंत्र was first recorded in the Rigved and was written in Sanskrit around 2500 to 3500 years back. Next question, the most important river in Rigved is। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि इंदस। तो इंदस इज द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन रिवर वाइल सरस्वती इज द मोस्ट पायस रिवर इन द ऋग्वेद। तो मोस्ट मेंशन्ड रिवर कौन सी है, इंदस है, और मोस्ट पायस रिवर सरस्वती को माना गया है इन ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हु अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरंदर। तो पुरंदर इट इज द अनदर नेम ऑफ लॉर्ड इंद्र। इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड मेंशन किया गया है एज द वॉर गॉड इन द ऋग्वेद। सो इंद्र वॉज एड्रेस्ड एज पुरंदर इन द ऋग्वेद। Next question, who is hailed as the god of medicine by the practitioners of Ayurveda?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धन्वंतरी। तो धन्वंतरी इनको गॉड ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता था एंड इट इज़ मैंशनड इन आयुर्वेद। सो जो प्रैक्टिस करते थे आयुर्वेद यानी कि प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद, दे कंसिडर्ड धन्वंतरी एज द गॉड ऑफ मेडिसिन। धन्वंतरी इज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन वाइल सुश्रुत इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सर्जरी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट, एज फॉर सर्जरी एंड एज फॉर सुश्रुत। तो Sushruta is regarded as the father of surgery, while Charak was one of the principal contributors to Ayurveda and is regarded as the father of Indian medicine. तो father of Indian medicine किसे कहा जाता है? चरक इनको कहा जाता है, सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है और गॉड ऑफ मेडिसिन धन्वंतरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्टमैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय द आर्यंस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्लैक स्मिथ। सो द फंक्शन ऑफ ब्लैक स्मिथ वॉज नॉट परफॉर्म बाय द आर्यंस, ये आपने ध्यान में रखना है। सो आयरन वॉज नॉट known to the Vedic period people and they did not perform the work of a blacksmith. Next question, in the early Vedic period, one system was based on. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था वैदिक पीरियड में जो वन सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द टर्म वन theoretical classification based on occupation. The classical authors scarcely speak of anything other than varnas. Varna define the hereditary roots of a newborn. It indicates the color, type and order of the class of the people. तो बेसिकली यहाँ पर वर्नास के बारे में लिखा गया है और जो वर्नास का डिवीजन था इन द वैदिक पीरियड दैट वाज बेस्ड अपॉन देयर ऑक्यूपेशन, दे बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन दे परफॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास. ये भी आपने वर्ण सिस्टम को ध्यान में रखना है. एंड तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस वाज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स. तो देखिए बेसिकली मिल्क और उससे बने हुए प्रोडक्ट को ही वैदिक जो आर्यंस थे वो कंज्यूम करते थे. द वैदिक इकोनॉमी मोस्टली रिवॉल्व्ड अराउंड cow and dairy products. That is the reason why cows were considered as aghanya, not to be killed. तो अघन्या का मतलब होता है the one not to be killed and they were considered to be the most pious. तो cows इनको काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता था in the Vedic period. Next question, from which Upanishad is the phrase Satyamev Jayate यानी कि truth alone triumphs mentioned below the emblem of India taken? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि मुंडका उपनिषद. तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है ये फ्रेज सत्यमेव जयते. द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द emblem of India is taken from the Mundaka Upanishad. This motto means that truth alone triumphs. इट इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. आपने ये भी ध्यान में रखना है. तो देवनागरी स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है. मुंडका उपनिषद इज लिस्टेड एज नंबर 5 इन द मुक्तिका कैनॉन ऑफ 108 उपनिषद ऑफ हिंदुइज्म. तो 108 उपनिषद इन टोटल हैं, इसमें से 5th में जो मुंडका उपनिषद है इसको लिस्ट किया गया है इन द मुक्तिका कैनन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Dash was considered to be the most valuable possession in the early Vedic period. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैटल. तो देखिए जो कैटल हुआ करता था इट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रेशियस पोजेशन, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं संपत्ति मानते थे अर्ली वैदिक पीरियड के लोग कैटल्स को. सो जो उनकी जो गाय भैंस यानी कि जो पशुपालन होता था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. सो द पीरियड बिटवीन 1500 BC and 600 BC may be divided into the early Vedic period or the Rig Vedic period, that is from 1500 BC to 1000 BC, and later Vedic period from 1000 BC to 600 BC. ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड फॉर. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर. तो बेसिकली जो कास्ट सिस्टम था वैदिक पीरियड का वो ऑक्यूपेशनल डिवीजन के ऊपर बेस्ड था, उसका कोई और दूसरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था. सो द कास्ट सिस्टम वाज क्रिएटेड फॉर ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर एंड फॉर द फ्लेक्सिबल ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. बट विद द पासिंग टाइम जो वन सिस्टम था लोगों ने इसको इतना ज़्यादा प्रेवलेंस दे दिया, इतना ज़्यादा इसको एक तरीके से सपोर्ट करने लगे इन
a negative way, so which created the caste system, the brutal caste system in our society. So it was defined by the person's profession. It started getting rigid during the later Vedic period. तो later Vedic period पे जो ये कास्ट सिस्टम था काफ़ी ज़्यादा रिजिड होने लगा, ये आपने ध्यान में रखना है. बट ये जो कास्ट सिस्टम था वैदिक पीरियड में फॉर अ गुड रीज़न बनाया गया था, ताकि स्मूथ इकोनॉमी चल सके. बट जो बाकी आने वाली जनरेशन्स थी उन्होंने इसे गलत तरीके से लिया, विच क्रिएटेड द ब्रुचुअल कास्ट सिस्टम इन आवर सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू द वैदिक पीपल इज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि टोबैको. तो जो वैदिक पीरियड के लोग थे दे वर नॉट अवेयर ऑफ टोबैको. इसके अलावा बाले, वीट और राइस, इनसे काफ़ी अच्छी तरीके से वैदिक पीपल परिचित थे. वैदिक पीपल वर नोन टू बाले, wheat and rice, and these were the major food grains consumed by the Vedic people. Tobacco was not known to the Vedic people. Next question, the term Upanishad literally implies. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिटिंग नियर. तो देखिए वेदास के बाद जो उपनिषद आए उनके बारे में, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो उपनिषद है उनका मतलब लिटरली क्या होता है. तो उनका मतलब होता है सिटिंग नियर. सो उपनिषद मीन सिटिंग डाउन नियर, रेफरिंग टू द स्टूडेंट सिटिंग नियर डाउन द टीचर while receiving esoteric knowledge. Next question, which one of the following tribal assemblies was normally involved in the election of their tribal chief? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समिति. तो समिति इट वाज लाइक अ असेंबली, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑफ ट्राइबल पीपल, जो बेसिकली बिजनेस के रिलेटेड जो ट्राइबल बिजनेस होता था उसको भी डिस्कस करती थी, और बेसिकली ये चीफ का इलेक्शन भी करती थी. सो द इलेक्शन ऑफ द किंग वॉज डन बाय द ट्राइबल असेंबली कॉल्ड एज समिति. द समिति वॉज द नेशनल असेंबली ऑफ पीपल, while Sabha was the council of elders, ये भी आपने ध्यान में रखना है. Gan was another assembly of warriors. Vidhata was the assembly meant for secular, religious and मिलिट्री पर्पजेज. तो देखिए सेकुलर, रिलीजियस और मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो असेंबली बनी थी दैट वाज कॉल्ड एज विधाता. और गन, ये कौन सी असेंबली थी? असेंबली ऑफ द वॉरियर्स. काउंसिल ऑफ एल्डर्स की असेंबली को सभा कहते थे, और जो समिति जो बेसिकली ट्राइबल असेंबली थी उसको हम समिति के नाम से जानते थे. Next question, subject matter which Manusmriti deals with is related to. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉ. तो लॉ से एसोसिएटेड थी ये मनुस्मृति, ये आपने ध्यान में रखना है. तो मनुस्मृति इज द लॉ ऑफ कोड ऑफ हिंदू सोसाइटी एंड इट वाज मेंशन्ड इन द वेदास. द सेज हु इज सेड टू हैव आयरनाइज्ड साउथ इंडिया वाज. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगस्त्य. तो जो सेज अगस्त्य थे ऐसा माना जाता था कि इन्होंने साउथ इंडिया को आयरनाइज किया है. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. सेज अगस्त्य is associated with the ironization of South India. The Yadavas of South India were the first to be ironized. अगस्त्य compiled the first Tamil grammar called as अगस्त्यम. तो देखिए जो अगस्त्य थे, ऋषि अगस्त्य थे, इन्होंने फर्स्ट तमिल ग्रामर भी लिखी थी जिसका नाम था अगस्त्यम. और जो यादवास थे साउथ इंडिया के, ये फर्स्ट थे जो आयरनाइज हुए थे. His wife's name was Lupam Mudram. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेद विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि यजुर्वेद. तो यजुर्वेद ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिचुअल से एसोसिएटेड वेद था. यजुर्वेद इज अ कंपाइलेशन ऑफ रिचुअल ऑफरिंग फॉर्मूलाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल वॉज द फर्स्ट यूज्ड बाय द वैदिक पीपल. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉपर. सो कॉपर वॉज द फर्स्ट metal which was used by the people of Vedic era. ये आपने ध्यान में रखना है. Vedic people extensively used copper and bronze for cultivation purpose. With this we completed our this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. So with this I would like to give a pause to my words. Thank you so much for watching and I wish all the best for your coming examinations.